हमीद एक रईस कारोबारी था। उसके खानदान में उसकी बेगम रजिया और लाडली हिना थी। अब्बू ये देखिए। अरे वाह बेटा, तुमने इतनी अच्छी तस्वीर बनाई। ये आप है, ये अम्मी और ये मैं, और ये हमारा घर। लेकिन हमारा घर तो सफेद है, तुमने नीला क्यों रंगा है? वो अब्बू, हमें नीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए हमने घर को नीला रंग दिया। अगर हमारी बेटी को नीला रंग पसंद है तो हम कल ही हमारे घर को नीला रंगवाएंगे। आप भी कहाँ बच्ची की बातों में आ रहे हैं? बेगम साहिबा, अगर हमारी गुड़िया को नीला रंग पसंद है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम घर को नीला रंगवा दें, और हम आज ही किसी अच्छे रंगसाज को बुलवाएंगे। भला आप दोनों के आगे मेरी कोई अख्तियार है? जैसी आपकी मर्जी, आप घर को नीला रंगे या पीला। रजिया को ये सिर्फ बच्ची की जिद लग रही थी, लेकिन हमीद के लिए उसकी बेटी की हर जिद जरूरी थी। हमीद ने पूरे घर को नीला रंगवा दिया। अब कैसा है? जैसा मुझे पसंद है वैसा। ये हुई ना बात। अब्बू, हम कई रोज से घूमने नहीं गए। मेरे सारे दोस्त अपने वालिदैन के साथ सैर पर गए हैं। आपकी ये ख्वाहिश भी हम जल्दी पूरी कर देंगे। हम तीनों कल ही कहीं सैर करने जाएंगे। अम्मी, तैयारी कीजिए, कल हम जा रहे हैं। कहाँ? सैर पे। रजिया बच्ची का बड़ा दिल है सैर पे जाने का, इसलिए कल ही चलते हैं। ठीक है। अगली सुबह ही हमीद का खानदान अपनी कार में निकल गया। वो लोग एक तफरीही पार्क में पहुंचे, जहां हिना खूब खेली। सुबह से शाम तक तीनों मजे कर रहे थे, और फिर शाम को तीनों कार में बैठ गए। रात के अंधेरे में हमीद हाईवे पर कार चला रहा था कि एकाएक एक ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी, और इस हादसे में हमीद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और हिना और रजिया जख्मी हो गई। अगली सुबह जब उन्हें होश आया, हमीद कहाँ है? वो नहीं रहे। और मेरी बेटी हिना? उसे बस कुछ खरोंचे आई हैं, वो बाहर है। आपके सर पर गहरी चोट है, आपको आराम करने की जरूरत है। अब रजिया और हिना का इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ रोज बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर रजिया घर पहुंची तो उसे एक आदमी ने रोक लिया। आप कौन हैं और हमें हमारे घर में जाने से क्यों रोक रहे हो? मोहतरमा, ये प्रॉपर्टी बैंक ने सील कर दी है। हमीद कुरैशी ने बैंक से लोन लिया था, वो लौटाने से कब्ल उनका इंतकाल हो गया। अब इस प्रॉपर्टी और हमीद जी के सारे कारोबार पर बैंक का हक है। अब रजिया और हिना के पास सिर छुपाने के लिए भी घर नहीं था। रजिया रोते रोते चल रही थी। वो दोनों एक पार्क के पास पहुंची और रजिया बेंच पर बैठ गई। क्या हुआ अम्मी? उन अंकल ने हमें हमारे घर के अंदर दाखिल क्यों नहीं होने दिया? अब वो घर भी हमारा नहीं रहा है ना? लेकिन क्यों? अब ये सब तो तेरे अब्बा को ही इल्म होगा। तो अब हम कहाँ रहेंगे? मालूम नहीं। रजिया रो रही थी। उसके रोने की आवाज एक खातून के कानों में पड़ी। वो रुखसाना थी, रजिया की सहेली। रुखसाना रजिया के पास आई। रजिया, तू ऐसे रो क्यों रही है? रुखसाना। रजिया ने रो रो कर रुखसाना को अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई। ऐ मेरे मालिक, मुझे लगा था ऊपर वाले ने सिर्फ मुझे ही गम दिए हैं, लेकिन तेरा गम तो मुझसे भी ज्यादा है। मेरा शौहर मुझे छोड़कर किसी और के पास चला गया, लेकिन तेरे पास तो एक बेटी है ना। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कहाँ रहूंगी। रजिया, तू मेरे साथ रह सकती है। शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना। मैं तेरे बुरे वक्त में काम आई, यही काफी है। मैं यहीं पास के एक झोपड़े में रहती हूँ और यहाँ इस पार्क के बाहर कबाब फरोख्त करती हूँ। चल मेरे साथ। रुखसाना रजिया और हिना को अपने घर ले गई। बस यही एक कमरा है इस घर में। अच्छा है। रुखसाना ने दोनों को खाना पेश किया
और दोनों माँ बेटी ने पेट भर के नोश फरमाया और उसी झोपड़ी में सो गए। अगली सुबह रुखसाना जल्दी उठकर कबाब बनाने की तैयारी करने लगी। मुझे भी उठा देती, तुम गहरी नींद में सो रही थी, सोचा तुम्हें तकलीफ क्यों दूं। तुमने मेरी खातिर इतना कुछ किया है, कम से कम मैं तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ ना। और फिर रजिया भी रुखसाना के साथ कबाब बनाने लगी। तुम तो बहुत अच्छा कबाब बनाती हो। हिना के अब्बू भी यही कहते थे। मेरे कबाब उनके मन पसंद थे। रजिया, तुम्हें इस दर्द को भुलाना ही होगा। हिना के अब्बू हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ। कबाब तैयार हो जाने के बाद रुखसाना उन्हें फरोख्त करने पार्क में जाया करती थी। आंटी, एक कबाब पाव देना। ये लो बेटा, 20 रुपए। उस लड़के ने वो कबाब पाव खा लिया। आंटी, एक और दो ना। उसने दूसरा कबाब भी खा लिया। एक और। कितने लजीज है ये कबाब पाव। लड़के की बात सुनकर रुखसाना ने भी एक कबाब चखा। हकीकत में रजिया कबाब बहुत अच्छे बनाती है। आज कम वक्त में रुखसाना ने सारे कबाब फरोख्त कर दिए। अरे रजिया, देख सारे कबाब खत्म हो गए। तेरे हाथ में तो जादू है। लोग एक के बाद एक कबाब खाए ही जा रहे थे। पहली बार मेरे सारे कबाब फरोख्त हो गए। अच्छा है, कल से हम और ज्यादा बनाएंगे। हाँ, यकीनन। अगली सुबह रजिया ने ज्यादा कबाब बनाए और आज भी सारे कबाब धड़ाधड़ फरोख्त हो गए। जो भी कबाब खा रहा था सब तारीफ ही कर रहे थे। ये सिलसिला अगले कई रोज तक चलता रहा। फिर एक रोज रुखसाना की तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार था। रुखसाना, आज तुम आराम करो। तो ये कबाब कौन फरोख्त करेगा? मैं। हिना, तुम खाला का ख्याल रखना। ठीक है अम्मी। लेकिन तुम ये कैसे करोगी? जैसे तुम रोज करती हो। फिक्र ना करो, मैं सब कर लूंगी। रजिया कबाब पाव लेकर पार्क के बाहर बैठ गई। एक एक करके कई खरीदार ने कबाब पाव खरीदे। फिर एक शख्स रजिया के पास आ गया। आपा, ये कबाब आप कहाँ से खरीदती हैं? हम खरीदते नहीं हैं, मैं खुद इन्हें बनाती हूँ। इतने जायकेदार कबाब मैंने कभी नहीं खाए। मैं सुशांत हूँ, मैं एक इवेंट कंपनी में काम करता हूँ। क्या आप हमारी इवेंट्स के लिए ऐसे ही कबाब बनाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुशांत ने रजिया को अपना कार्ड दे दिया। आप मुझे कल सुबह कॉल कर दीजिए, मैं आपकी रोज की फरमाइश दे दूंगा और हमारे मुलाजिम आपके घर पैसे की अदायगी कर कबाब ले जाएंगे। जी ठीक है। ये सुनकर रजिया बहुत खुश थी। रात को घर पहुंचते ही उसने सारी बातें रुखसाना और हिना को बताई। ये तो बहुत अच्छी खबर है रजिया। अगली सुबह रजिया ने सुशांत को कॉल लगाया और उसने 1000 कबाब की फरमाइश दे दी। रजिया, रुखसाना और हिना ने मिलकर कबाब बनाए और फिर कंपनी के मुलाजिम को कबाब देकर पैसे ले लिए। ये कारवां चलता रहा। सुशांत रोज रजिया को कबाब की फरमाइश देता था। रजिया और रुखसाना की कमाई में इजाफा हो गया था। अब उन दोनों ने एक अच्छा और बड़ा घर ले लिया। हिना वापस स्कूल जाने लगी। रजिया और रुखसाना ने और कई ख्वातिनों को काम पर रख लिया और इस तरह कबाब पाव ने तीनों की किस्मत संवार दी। रतनपुर गांव के 3 दोस्त रमेश, सुरेश और मुकेश शहर जाकर पैसे कमाने का निश्चय करते हैं। रमेश, सुरेश और मुकेश बचपन के साथी होते हैं और तीनों में बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन रतनपुर गांव में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही होती है, इसलिए तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। 4 दिनों तक लगातार बारिश होने की वजह से बहुत लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है। मेरे पास तो जो बचे खुचे पैसे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। शहर जाकर कोई नौकरी मिल जाए तो ही गुजारा हो पाएगा। हाँ भाई, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। बारिश ने तो हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी। अब घर पर खाने के भी लाले पड़े हैं। बारिश में तो मेरा घर ही ढह गया। अब मेरे माँ बाप इस इंतजार में हैं कि मैं शहर जाकर कुछ पैसे कमा कर लाऊं तो वापस अपना घर बनवा सकूं। वो तीनों चलते चलते एक नदी के सामने पहुंच जाते हैं। उस नदी के ऊपर एक पुल बना था, पर बारिश ज्यादा होने के कारण पुल टूट जाता है। अरे भाई, ये पुल तो टूट गया है। शहर तो नदी के उस पार है।
अब हम नदी कैसे पार करेंगे? हाँ, यहाँ तो कोई नाव भी नजर नहीं आ रही है और हमारा शहर जाना बहुत जरूरी है। अब हम क्या करें? क्या हमें तैर कर नदी पार करनी होगी? मुझे तो कोई और रास्ता नहीं दिखता। लगता है हमें तैर कर ही नदी पार करनी पड़ेगी। और बारिश के कारण नदी में पानी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। रमेश, सुरेश और मुकेश उस नदी में कूद जाते हैं। नदी में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है और जान का खतरा होता है। बड़ी मुश्किल से वो तीनों दूसरी छोर तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सुरेश के हाथ में एक चिराग होता है। सुरेश, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हें ये नदी में मिला क्या? हाँ यार, तैरते वक्त ये चीज मुझसे टकराई तो मैं इसे लेकर आ गया। देखने में तो किसी चिराग की तरह लग रहा है। हम इसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। ये तो अलादीन के चिराग की तरह लग रहा है। सुरेश, इसे रगड़ कर देख, शायद इससे जिन बाहर आ जाए। सुरेश उस चिराग को रगड़ता है और उसके अंदर से सच में एक जिन बाहर आ जाता है, जिसे देखते ही मुकेश, सुरेश और रमेश के होश उड़ जाते हैं। इसने मुझे बाहर निकाला, उसका भला हो। इतने दिनों से उस नदी में मुझे बहुत ठंड लग रही थी और बाहर निकलने का जी कर रहा था, पर कोई मिल नहीं रहा था। हुकुम मेरे आका, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? सुरेश, मुकेश और रमेश एक दूसरे को देखते हैं और फिर जिन की तरफ अविश्वासी नजरों से देखते हैं। अरे आप लोग बस मुझे देखते ही रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? हुक्म कीजिए, आपका हुक्म मेरे सिर आंखों पर। तुम हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो? जो आप बोलेंगे वो सब कुछ, मगर हाँ, कोई गलत काम नहीं करता मैं। हम सब शहर जाकर पैसे कमाना चाहते हैं, क्या तुम उसमें हमारी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं पैसे कमाने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अच्छा, मगर कैसे? आप तीनों शहर जाकर होटल खोल लो। मुझे जादुई तंदूरी रोटी बनानी आती है। होटल में मैं जादुई तंदूरी रोटी बनाऊंगा और आप तीनों बेचना, फिर देखना आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। मगर हम होटल खोलेंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे नहीं है। हमें उधार लेना पड़ेगा। फिर जब हमारे पास पैसे वापस आ जाएंगे तब हम उधार के पैसे चुका देंगे। रमेश, सुरेश और मुकेश जिनको लेकर शहर पहुंच जाते हैं। वहां उधार के पैसों से एक होटल खोलते हैं। उस होटल का नाम जिन खाना रखते हैं और उसकी मशहूर डिश तंदूरी रोटी होती है। जिन जो तंदूरी रोटी बनाता वो बहुत लजीज होती है और लोगों को बहुत पसंद आती है। कुछ ही दिनों में उनका होटल बहुत तरक्की कर लेता है और उनकी बरकत होने लगती है। उनके होटल पर तंदूरी रोटी खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है। जिन, तुमने तो हमारी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी जादुई तंदूरी रोटी तो लोगों को बहुत पसंद आई। तंदूरी रोटी में अलग ही जादू है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्या तुम अपनी तंदूरी रोटी का राज बता सकते हो? मेरे आका, ये हम जिन लोगों की सीक्रेट रेसिपी है। ये हम आप लोगों को नहीं बता सकते, मगर मैं हमेशा आपको रोटी बनाकर देता रहूंगा और आपका ये होटल हमेशा अच्छे से चलता रहेगा। होटल चलते हुए 1 साल हो जाता है। रमेश, सुरेश और मुकेश के होटल के सामने बहुत पहले से ही एक धीरज का होटल होता है, जिसके मालिक का नाम धीरज होता है। लेकिन जब से रमेश, मुकेश और सुरेश ने अपना स्पेशल तंदूरी रोटी होटल खोला, तब धीरज का होटल चलना बंद हो गया। धीरज को इस बात का बहुत आश्चर्य होता था कि आखिर वो लोग ऐसा क्या बनाते हैं कि उनकी होटल में इतनी भीड़ होती है। बस अब बहुत हो गया। हमारा कारोबार तो अब बंद होने की कगार पर आ गया है। जब से इन लोगों ने स्पेशल तंदूरी रोटी बेचनी शुरू की है, तब से हमारा तो काम ही नहीं चल रहा है। आखिर ये लोग ऐसा क्या स्पेशल बनाते हैं कि इनकी तंदूरी रोटी इतनी बिकती है और लोगों को इतनी पसंद भी आती है? अब मैं ये राज पता लगा कर ही रहूंगा। धीरज रमेश, मुकेश और सुरेश का सीक्रेट पता करने उनके पीछे लग जाता है। फिर एक दिन सुबह सुबह उनके किचन में चुपके से घुस जाता है और वहीं बैठ जाता है और देखता है कि एक जिन अपने चिराग से निकलता है और तंदूरी रोटी बनाता है। अच्छा, तो ये राज है। अब मैं बताता हूँ इन लोगों को। इनका जादुई जिन ही मैं चुरा लेता हूँ, फिर वो मेरा हुक्म मानेगा।
और फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगा। धीरज रात में रमेश, मुकेश और सुरेश के होटल में घुसता है और जिन का चिराग उठाकर अपने होटल में ले जाता है। अब आएगा न मजा। धीरज चिराग को जोर से रगड़ता है, लेकिन उसमें से जिन निकलने की जगह चिंगारी निकलती है और उसका होटल जलने लगता है। धीरज डर जाता है और उस चिराग को वहीं गिराकर और दौड़कर रमेश, मुकेश और सुरेश के होटल में चला जाता है। बचाओ बचाओ, आग आग, बचाओ। रमेश, मुकेश और सुरेश उठकर आते हैं और धीरज के होटल में पानी मारने लगते हैं, लेकिन उस पानी से होटल की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही होती। मुकेश धीरज से कहता है, अरे भाई धीरज, किस चीज से आग लग गई है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है? आग तो देखने में भी बड़ी अजीब लग रही है। अब धीरज के पास सच बोलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो तीनों को सारी बातें सच सच बता देता है कि उसने उन लोगों का चिराग चोरी कर लिया था। वो तीनों ये बात समझ जाते हैं कि जिन नाराज हो गया है, इसीलिए धीरज के होटल को जला रहा है। धीरज भाई, हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। चोरी करने की यही सजा होती है। रुको, मैं जिन्न को शांत करने की कोशिश करता हूँ। सुरेश दौड़ता हुआ होटल के अंदर जाता है और जिन के चिराग को उठा कर लाता है। उसे अपने हाथों में रखकर वो जिन को मनाने की कोशिश करता है और उसे शांत होने को कहता है। सुरेश की बात सुनकर जिन शांत हो जाता है और धीरज के होटल की आग बुझ जाती है। जिन वापस अपने चिराग में आ जाता है और सुरेश उस चिराग को ले जाकर अपने होटल में रख देता है। इसके बाद धीरज भी समझ जाता है कि चोरी से कभी भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती और वो भी अपने होटल में और मेहनत करने लगता है और रमेश, सुरेश और मुकेश भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इरफान और मकबूल दो दोस्त थे। मकबूल की चिकन बेचने की दुकान थी और इरफान फिलहाल के लिए बेरोजगार था। क्या हुआ दोस्त, आज भी कोई नौकरी नहीं मिली? अब क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। इतनी तालीम का क्या फायदा जब एक नौकरी भी नहीं मिल रही। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब तो मुझ पे रुखसाना की भी जिम्मेदारी है। तुझे इतनी जल्दी निकाह नहीं करना चाहिए था मेरे दोस्त, लेकिन अब जब तूने निकाह कर ही लिया है तो काम बढ़ाना और ढूंढना ही होगा। तुम तो जानते ही हो कि कैसे हालात में मेरा निकाह हुआ है। अगर निकाह नहीं करता तो रुखसाना के अब्बा उसका निकाह कहीं और कर देते, लेकिन अब निकाह के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे इरफान, तू शौरमा बनाना जानता है ना? हाँ हाँ, तो शौरमा की दुकान क्यों नहीं खोलता? दुकान खोलने के लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी ना। वो कहां से लाऊंगा? मैं हूं ना, मैं तुझे कर्ज दे दूंगा। तेरा धंधा चल पड़ेगा तो लौटा देना। हाँ वो भी है। इरफान खुश होकर अपने घर गया और रुखसाना को ये सारी बातें बता दी। अल्लाह का शुक्र है, आपको कोई रास्ता तो मिला। अब जल्दी ही मेरी शौरमा की दुकान लगेगी। उम्मीद है अच्छी कमाई होगी और हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। होंगे ही, मैं दुआ करूंगी। मकबूल से पैसे कर्ज में लेकर इरफान ने शोरमे की मशीन खरीद ली। वो मकबूल से ही चिकन लेने लगा और उसकी शौरमे की दुकान शुरू हो गई। अरे भाईजान, एक शौरमा देना। हाँ हाँ, अभी लो। धीरे धीरे इरफान के शौरमे की दुकान पे कस्टमर्स की भीड़ लगने लगी। जायका तो बेहतरीन है भाई। होगा ही, सारे मसाले मैं घर पे ही बनाता हूँ। वाह बढ़िया, मजा आ गया भाई खाकर। इरफान खुश था कि उसके शौरमे लोगों को पसंद आ रहे थे। उसके ग्राहक बड़े मजे से शौरमा खाने आते थे। एक दिन घर पे बैठकर वो हफ्ते की कमाई गिन रहा था। 4000 रुपए का मुनाफा हुआ है। इसमें से 2000 रुपए हमारे घर के खर्च के लिए और सामान के लिए रखता हूँ और 2000 रुपए मकबूल भाई का कर्ज लौटा देता हूँ। हाँ हाँ, यही बेहतर होगा। ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही मकबूल भाई का सारा कर्ज चुकता हो जाएगा। बिल्कुल। उस दिन इरफान ने मकबूल को कर्ज की पहली किश्त लौटा दी। लगता है तेरा धंधा बहुत अच्छे से चल पड़ा है इरफान। हाँ भाई, दुआ करो ऐसे ही चलता रहे।
हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, तू ऐसे ही मेहनत कर। हाँ भाई करूँगा। इरफान रोज शाम को अपने शौरमे की दुकान लगाता और उसके आते ही ग्राहकों की कतार लग जाया करती थी। एक शौरमा देना। मुझे भी 2 गार्लिक शौरमा पार्सल। मुझे भी एक शौरमा। जी अभी देता हूँ। दुकान खोलने से बंद होने तक इरफान के हाथ चलते ही रहते थे। कस्टमर्स आते ही रहते थे। हर रोज रात को 10 बजे इरफान दुकान बंद करता था और अपनी कमाई देखकर वो बेहद खुश होता। जुबैर रोज इरफान की दुकान पर भीड़ देखा करता था। शौरमे के कारोबार में बहुत मुनाफा है, मुझे भी शौरमा का कारोबार करना चाहिए। इरफान तो 80 रुपए में शौरमा बेचता है, मुझे इससे कम कीमत में बेचनी होगी, तभी लोग मेरा शौरमा खाएंगे। जुबैर हिसाब लगाने लगा कि वो कैसे शौरमे की कीमत घटा सकता है। मुझे सस्ता चिकन ढूंढना होगा। और सस्ते चिकन की तलाश में जुबैर कई चिकन की दुकानों पर गया। सभी जगह उसे वही रेट मिल रहा था। आखिर वो अकरम की दुकान में गया। अकरम बेईमान किस्म का शख्स था। अरे भाईजान, मुझे चिकन रोज 10 किलो चाहिए, लेकिन कीमत वाजिब नहीं लग रहा। फिर तो एक ही रास्ता है। वो क्या? तो मरी हुई मुर्गियाँ खरीद ले। मरी हुई मुर्गियाँ तुझे 50 रुपए किलो मिलेंगी। लेकिन मरी हुई मुर्गियों से कोई नुकसान तो नहीं? अरे नहीं नहीं, होटलों में मरी हुई मुर्गियाँ ही तो जाती हैं। किसी का बाप नहीं समझ सकता कि जो मुर्गी वो वहाँ खा रहा है वो जिंदा काटी गई थी या मरी हुई। लेकिन इससे सेहत पर कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे भाईजान, कुछ नहीं होता। वैसे भी जब हम लोग मुर्गियों को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं तो रास्ते में कुछ मुर्गियाँ दबकर मर ही जाती हैं। इन्हें खाने में कोई नुकसान थोड़ी ना है। ठीक है, तो हम सौदा पक्का करते हैं। तुम रोज मुझे 50 रुपए के हिसाब से 10 किलो चिकन देना। पक्का। जुबैर ने शौरमा बनाने की मशीन खरीद ली और फिर इरफान के शौरमे की दुकान के बगल में ही उसने अपनी दुकान खोल ली। जुबैर ने बड़ी सी तख्ती पर रेट लिखवा दिया। जुबैर 50 रुपए में शौरमा बेच रहा था। अब जब लोग वहां पहुंचे तो काफी लोग जुबैर का कम रेट देखकर उसकी दुकान की ओर मुड़ गए। लेकिन अब भी कुछ ऐसे ग्राहक थे जो इरफान की दुकान में ही शौरमा खाने आते थे। भाई, तुम्हारे शौरमे जैसा जायका नहीं है वहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। उसे 50 रुपए के शौरमा में फायदा हो रहा है, इसलिए वो बेच रहा है। वो भी है, लेकिन जो हमेशा खाते हैं वो तुम्हारे पास ही लौटेंगे भाई, फिक्र मत करो। हाँ, मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है। उस रोज इरफान मकबूल भाई से मिला। क्या हुआ इरफान, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अब क्या बताऊं भाई, जुबैर ने शौरमा की दुकान खोली है और वो शौरमा 50 रुपए के बेच रहा है। इतना सस्ता कैसे? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। जरूर वो कोई गोलमाल कर रहा है, हमें पता लगाना चाहिए, लेकिन कैसे? चलो मेरे साथ। उस दिन इरफान और मकबूल ने जुबैर का पीछा किया। उन्होंने देखा कि जुबैर अकरम चिकन वाले की दुकान में गया। अब समझा क्या? ये अकरम एक नंबर का बेईमान है। ये जरूर जुबैर को मरी हुई मुर्गियों का गोश्त सस्ते में बेच रहा है, लेकिन ये तो वाजिब नहीं है। लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। अब हमें क्या करना चाहिए? दोनों सोचने लगे कि वो जुबैर और अकरम को कैसे रोक सकते हैं। तभी मकबूल को याद आया कि उनके इलाके में एक फूड इंस्पेक्शन का दफ्तर है, जहां फूड की शिकायतें की जाती है। हमें फूड इंस्पेक्शन ऑफिस में जाकर कंप्लेन करनी चाहिए। ठीक है। इरफान और मकबूल फूड ऑफिसर के पास गए और वहां उन्होंने बड़े ऑफिसर को जुबैर की बेईमानी की कंप्लेंट की। हमें उस शौरमे की जांच करनी होगी। फूड ऑफिसर जुबैर की शौरमे की दुकान पर पहुंचे और वहां रखे चिकन और रोटियों की जांच करने लगे। अरे जनाब, कुछ सेटलमेंट करते हैं। 2 लोगों की जान के साथ खेल रहा है और हमें रिश्वत देने की बात कर रहा है। ऑफिसर ने सैंपल लिया
और जांच की। सर, यह चिकन खाने के लायक नहीं है। इसे खाने से सेहत बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। इसे पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस ने जुबैर को गिरफ्तार कर लिया और फिर अकरम को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी को जुबैर की बेईमानी के बारे में इल्म हो गया और एक बार फिर ईमानदार इरफान की दुकान पर कस्टमर्स लौट आए। इरफान की मुश्किल हल हो गई और लालची शौरमे वाले जुबैर को उसके किए की सजा मिल गई। हमेशा याद रखिए, हर वो चीज जो सस्ती हो वो अच्छी नहीं होती।